हूं आपके साथ दीक्षा पांडे। अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रहा तनाव अब थमता हुआ दिखाई दे रहा। तय तारीख से एक दिन पहले दोनों देशों ने अंतरिम शांति समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। फ्रांस के वर्साई पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एमओयू पर साइन किए, जबकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत सैन्य कार्रवाई रोकने, हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने पर सहमति बनी हुई है। लेकिन इस समझौते का सबसे बड़ा असर इजराइल पर पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म होने से क्षेत्र में युद्ध का खतरा घटेगा। वहीं ईरान समर्थित गुटों और लेबनान मोर्चे पर भी संघर्ष कम करने की बात समझौते में शामिल है। इससे इजराइल को सुरक्षा राहत तो मिल सकती है, लेकिन उसे अपनी क्षेत्रीय रणनीति पर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है। भारत के लिए भी ये समझौता बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के तेल व्यापार का प्रमुख रास्ता है। इसके खुलने से कच्चे तेल की सप्लाई सामान्य होने और कीमतों का दबाव कम होने की उम्मीद है। इसका सीधा फायदा भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश को मिल सकता है, जिससे ईंधन कीमतों और महंगाई पर राहत मिलने की संभावना बढ़ेगी। तो क्या ये समझौता पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की शुरुआत बनेगा, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले समझिए कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक तमाम चीजें जो है, एक के बाद एक घटनाक्रम अमेरिका और ईरान के बीचों में होता आया है। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि अमेरिका ईरान का समझौता क्या है और किन मुद्दों पर सहमति बनी है। अमेरिका नए प्रतिबंध लगाने पर, आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा लगाने पर रोक लगाने को तैयार हुआ है। आपको बता दें कि ईरान पर वहीं पर तेल निर्यात से जुड़े कुछ प्रतिबंधों में राहत देने पर भी सहमति बनी है। आपको बता दें कि भविष्य में व्यापक प्रतिबंध हटाने पर भी चर्चा होगी। वहीं पर डी फ्रीज होगी संपत्ति। आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा ईरान की अरबों डॉलर की फ्रीज संपत्तियों को जारी करने का प्रस्ताव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 24 अरब डॉलर तक की राशि रिलीज करने पर चर्चा हुई है। दोनों देशों ने संघर्ष रोकने और युद्ध विराम लागू करने पर सहमति बनाई है। 60 दिनों के शांतिपूर्ण वार्ता का प्रस्ताव रखा गया है। परमाणु कार्यक्रम, ईरान ने परमाणु हथियार विकसित न करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। यानी जिस चीज को लेकर, जिस पूरे परमाणु कार्यक्रम को लेकर इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, अब कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगाने को ईरान जो है वो तैयार है। परमाणु कार्यक्रम की आगे की गतिविधियों पर बातचीत जारी रखने पर भी सहमति बनी है। यूरेनियम संवर्धन को लेकर और भंडार को लेकर आगे तकनीकी बात होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है, ऐसे में वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अहम है। इस समुद्री मार्ग को फिर से खोलने पर भी सहमति बनी है। व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। मध्य पूर्व में सैन्य गतिविधियों को सीमित करने और तनाव घटाने पर चर्चा, व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने का भी इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। वहीं पर रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का हमारी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर डीके, सबसे पहला सवाल आपसे है, क्योंकि ये जो पूरी डील हुई है ये 19 जून को स्विट्जरलैंड में होनी थी, लेकिन एक दिन पहले यानी 17 जून को ये फ्रांस में हो जाती है डील। इस पूरी हड़बड़ी के पीछे क्या कोई आप मायने समझ पा रहे हैं? क्या कुछ छुपाने की या फिर कुछ खास चीज हासिल करने की कोशिश की गई है इसमें?
मैं जरा मायने समझना चाहूंगी। दीक्षा जी, एक तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि अभी भी जो ड्राफ्ट है इनफैक्ट लोगों के सामने आया नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो चुका है, वो पहले ही हो चुका था, और अभी भी इसकी सेरेमनी जो है स्विट्जरलैंड में होने का भी है। और G7 में आप एक चीज बड़ा गंभीरता से देखेंगे कि G7 में सारे देश जो कि अमेरिका के खिलाफ थे इस युद्ध में, लगभग किसी ने इस युद्ध की इसमें अमेरिका की भर्त्सना नहीं की, क्रिटिसाइज नहीं किया। और यहाँ पे अभी भी जनरल पब्लिक तो एक्चुअली क्या हुआ है और कौन कौन से उसमें मैटर्स जो है समाहित किए गए हैं 14 पॉइंट में, पता नहीं चला है। लेकिन उसमें एक चीज मैं जो आज मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का पढ़ रहा था कि उनका जो आकलन है उसमें क्लियरली लिखा था कि व्हाट दे कैन एस्टिमेट इट, कि उसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अमेरिका का जो मुलाकात के बाद क्या माना जाए, क्या दोनों देशों के रिश्ते फिर से उसी तरह से सामान हो गए हैं या चीज़ें धीरे धीरे सामान होंगी? और दूसरा सवाल फ्रांस को लेकर है। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जो बैठकें भी हुई हैं, तो क्या डिफेंस को लेकर क्या कुछ और जानकारी दे सकते हैं, जो पर्टिकुलर एरिया में कोई डील को लेकर चीज़ें आगे बढ़ी हों, खासतौर से सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स को लेकर, अगर आप जानकारी दे पाए। थैंक यू। Megha. Good afternoon, sir. I'm Megha from NewsX. About the readout that has been issued with the bilateral that has taken place between Prime Minister Modi and President Trump, there have been certain things that seem to have been omitted, particularly with regards to cross-border terrorism, Pakistan, especially since this was a meeting that the two leaders held after Operation Sindoor for the first time, talking about the focus on Quad, on Indo-Pacific and their security pact. Could you just shed light on that? So you can take more to this. Okay, Aditi. Hi, sir. Aditi from Press Trust of India. So my first question related to the India-UK FTA. How do you see that impacting the bilateral ties overall? And on the point, sir, you made about the safety and security of seafarers, which you said the Prime Minister raised during various bilateral discussions, was the issue of the Indian captain who's under arrest at the moment in the UK, was that something that came up as well? I mean, it's part of the shadow fleet, so I just wondered. Thank you. Gautam. This is Gautam Roy from DD India. The deal that is taking place for peace in West Asia, that's primarily between the Americans and the Iranians. Israel is not part of it, and it is said that it will not withdraw its forces for the time being from Lebanon as well. So are the leaders who were there at G7, were they concerned about this particular aspect, and could an effort be mounted, because India is also a friendly nation with both Israel and Iran, to get them on one page as well to ensure that this peace and this ceasefire sustains? Thank you. Sir? I think the first question here, Lomas, especially your contention that following the meeting yesterday, whether India has arrived on the global stage in the last 12 years. You know, when I last checked, India has been on the global stage for the last 7,000 years. So I'm not sure what exactly a particular meeting will or will not do about that presence, but let me assure you, we are very, very much present on the global stage for a very, very long period of time. ब्रह्म प्रकाश, आपका जो प्रश्न था कल की मीटिंग के बारे में, देखिए ये सच है कि प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच पिछले 16 महीने में कोई बैठक नहीं हुई थी, लेकिन ये मेरे विचार में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी यात्रा पे गए थे पिछले फरवरी अमेरिका की, और ये पिछली मुलाकात तब हुई थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री जी की अमेरिका की यात्रा नहीं हुई है, राष्ट्रपति ट्रंप अभी भारत नहीं आ पाए हैं, और जो दूसरे जो मल्टीलैटरल इवेंट्स होते हैं वहाँ पे जो कभी कभी इस तरह से मुलाकात करने का मौका मिलता है, तो बीच में कोई ऐसा मौका नहीं आया था जहाँ पे दोनों लीडर्स एक साथ थे, नहीं तो ये मुलाकात पहले भी हो सकती थी। अब G7 में मौका मिला तो दोनों लीडर्स ने
एक तरह से मिलने का फैसला किया और बातचीत आगे बढ़ी। और जो आपने क्या रिश्ते सामान्य हो गए हैं, मैं ये नहीं मानता कि रिश्तों में उतार चढ़ाव होता रहता है। एक तरह से जो डेवलपमेंट्स हैं वो आते रहते हैं, और दोनों देशों के जो लीडर्स होते हैं और राजनयिक होते हैं उनसे डील करते रहते हैं उन उतार चढ़ावों से। तो ऐसी कोई मैं कहूँगा हैरानी की बात नहीं है इसमें। कल आपने मीटिंग देखी और उसके बारे में जो रीड आउट और प्रेस रिलीजेस थे वो भी आपने देख लिए होंगे। एक बहुत ही अच्छे माहौल में मीटिंग हुई दोनों लीडर्स के बीच में, और जो भी महत्वपूर्ण विषय दोनों लीडर्स के मन में थे वो उन्होंने एक दूसरे से साझा किए। और जैसा मैंने आपसे कहा, मीटिंग में दोनों लीडर्स ने जो इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोनों देशों के बीच में, एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, उसके ऊपर दोनों लीडर्स ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि इस एग्रीमेंट को जल्द से जल्द हमें आगे ले जाना चाहिए। और इसके चलते अगले हफ्ते जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं एम्बेसडर जेमिसन ग्रेयर, वो भारत की यात्रा पे आ रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्टर से मिलेंगे और इस बातचीत को आगे ले जाएंगे। जहाँ तक आपका सवाल फ्रांस को लेके रक्षा क्षेत्र में रक्षा सामग्री वगैरह के खरीद फरोख्त के बारे में, तो विदेश मंत्रालय की, भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, और हम आज अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील पर चर्चा कर रहे हैं और तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डीके गुप्ता साहब, आप कुछ अपना जवाब दे रहे थे, लेकिन अब क्या है, भारत का जो रिएक्शन सामने आया है वो बहुत ही सरप्राइजिंग इवेंट के तौर पर इसे नहीं देख रहा है, एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील हुई है उसे ये देख पा रहा है। क्या आप कहेंगे और आप किस तरह से इसे देख पा रहे हैं? डीके गुप्ता जी, सवाल आपसे है। जी जी, अगर हम प्रधानमंत्री मोदी का पिछले 2 से 3 महीने का अगर हम पूरा अगर उनका प्लान देखें, इटिनरी देखें, तो वो बहुत ही एक मजे हुए बिजनेसमैन की तरह वो किसी भी तरह से यूरोपियन एफटीए और अमेरिकन एफटीए को पास कराने की जुगात में है। इसी के एवज में वो 2 बार लगातार जो है वो यूरोपियन कंट्री के साथ उन्होंने दौरा किया है। अभी पिछले भाग में आप पूछ रहे थे दीक्षा जी कि इन्होंने जल्दी की। देखिए, मैं समझ पा रहा हूँ जहाँ पे कि एक चूंकि G7 एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे इन लोगों ने जो हार्ड कॉपी साइन की है उससे एक मैसेज देना चाहते हैं कि दुनिया के जो बड़े देश है जो उद्योग में अपना रखते हैं, वो लोग भी इस पे सहमत, उनके बीच में साइन किया गया। हालांकि फॉर्मेलिटीज अभी भी स्विट्जरलैंड में ही होगी, और कहीं न कहीं इसको जरा सा जल्दीबाजी इसलिए कर रहे हैं ताकि एक हिस्टोरिक डील है। अमेरिका में मैं बता दूं कि हर एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से आशा की जाती है कि ईरान मसले को सुलझाए हो, चाहे किसी भी तरह से, और हमेशा जो है उसके लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट किए गए। लेकिन पहली बार ट्रंप ने 2 डायमेंशनल अप्रोच लेके चला। एक तो उसने इजराइल के साथ लेके अटैक किए, मतलब डराने, साम दंड भेद जो भी कहा जाता अपने भारतीय संस्कृति में, सब कुछ करके अंत में $30-35 बिलियन में ईरान को उस रास्ते पर ला दिया कि आप जो है डील करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और अब अगला खेला चालू होगा जब इनको फंड दिए जाएंगे। उस हर एक फंड के रुपए के साथ लगभग 14 15 पन्ने का टर्म कंडीशन दिए जाएंगे। ₹1 एक गोरे क्रिश्चियंस नहीं देने वाले किसी को फ्री में। इस बात को ईरान अच्छी तरह समझता है, पूरा मिडिल ईस्ट समझता है, दुनिया का हर देश समझता है। तो एक एक चीज जो आएगा ईरान के अंदर नाप तौल के आएगा, और इसी कॉरिडोर के थ्रू अमेरिकन अब ईरान में घुसेंगे। जैसे कि वेनेजुएला चाइना को बाहर किया, क्यूबा से चाइना को बाहर किया, और पाकिस्तान से चाइना को बाहर किया ट्रंप ने दोस्ती करके और अपनी सेटअप करके वहां पे। क्योंकि देखिए, अगर हम BRI को देखें तो पिछले 2 साल में $1 मिलियन का भी वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया है चाइना। अब ईरान में से चाइना को आउट करेंगे। इतने बड़ी प्लान के तहत, मागा के तहत ट्रंप काम करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा जब भी ट्रंप की बात होती है, ठीक है सर, मैं आप तक लौटूंगी। देवनाथ साहब, आप कितना एग्री कर पा रहे हैं डीके सर की बातों से? और मेरा सवाल एक और मैं आपसे जोड़ूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर 2 देश हाथ मिलाते हैं तो उनके हाथ मिलाने के पीछे तमाम फायदे जो हैं वो कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। तो आप कौन से ऐसे हिडन एजेंडाज हैं जो अमेरिका और ईरान के बीच में आप छुपे हुए देख रहे हैं, जो कागजों पर तो नहीं है लेकिन पर्दे के पीछे वो पूरी कहानी जो है वो रची जा चुकी है? देवनाथ साहब। दीक्षा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पर्दे के पीछे ज्यादा कहानी है।
पहली चीज तो है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोल दिया गया है। दूसरी चीज ये है कि अब 60 दिन के लिए शांति होनी चाहिए, उभय पक्ष एक दूसरे पर बम और मिसाइल नहीं गिराएगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि 60 दिन का एक सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल करके हर मुद्दे को डिटेल में एक एसओपी बनाई जाएगी, प्रोटोकॉल बनाया जाएगा। उसमें कुछ हद तक अमेरिका को ढील देनी पड़ेगी, कुछ हद तक ईरान भी नरम रुख अख्तियार करना पड़ेगा। जी। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़े मुद्दे पे आज बयान देकर बहुत बड़ी रियायत दे दी ईरान को, ये कह के कि ईरान को अपनी मिसाइलों को रखने का यानी बनाने का भी हक है। तो ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दे दी है अमेरिका ने ईरान को। हाँ, अंडरस्टूड किया है, जो कि शायद बोला नहीं गया लेकिन फाइन प्रिंट में निकलेगा कि ईरान को अपनी मिसाइलें बनाने का हक है, लेकिन ईरान कभी भी उसका पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। ईरान तब तक इन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि इजराइल से या अमेरिका से बॉम्ब्स ईरान पर नहीं गिरना शुरू हो जाते। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक और हिंट दे दिया है कि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखने का हक है। तो ये भी बहुत बड़ा ईरान को मैन्यूवरेबिलिटी स्पेस मिल गया है, यानी ईरान अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाता रहेगा, ईरान अपने न्यूक्लियर रिसर्च को आगे बढ़ाता रहेगा, ईरान ने जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज लगाए हुए हैं उससे वो यूरेनियम का शुद्धिकरण करता रहेगा। हाँ, क्या वो शुद्धिकरण 60% करेगा? इतना शायद नहीं होगा। फाइन डिटेल्स में फाइनली हम देखेंगे। सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करके ठीक है वो उसको 20% या 10% तक शुद्धिकरण करके रुक जाएगा। एक और चीज जहां अमेरिका ने अब ईरान को बहुत बड़ी एक कंसेशन दी है, वो है इजराइल की बॉम्बिंग ऑन हिजबुल्लाह। अगर आप देखें पिछले 3-4 दिन से इजराइल ने कोई बड़ी बॉम्बिंग बेरूत पर नहीं की है। लेबनान का जो मध्य भाग है जहां पर बड़ी तादाद में शिया पॉपुलेशन रहती है, बेका वैली, वहां पर इजराइल ने कोई हमला नहीं किया। तो ये एक रिलीफ है जो कि अमेरिका ने इजराइल के ऊपर दबाव डाल के ईरान को दी है, हिजबुल्लाह को दी है। अब निहित है कि फाइन प्रिंट्स में यानी जो लिखा नहीं है वो क्या है, बहुत जल्दी आप देखेंगे डिटेल्स में ऐसा आएगा कि हिजबुल्लाह लिटानी रिवर को छोड़कर उत्तर की तरफ, बेरूत की तरफ, बेका वैली से भी उत्तर में नॉर्थ लेबनान की तरफ चला जाएगा कुछ समय के लिए, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए। और इसके बदले में इजराइल भी अमेरिका का कहना मानकर अच्छे बच्चे की तरह से लिटानी रिवर से अपनी आईडीएफ की टुकड़ियों को पीछे दक्षिण की तरफ हटाकर ब्लू लाइन के दक्षिण में चला जाएगा। ब्लू लाइन है इजराइल और लेबनान के बीच की बाउंड्री। तो ऐसा पहले भी हो चुका है, ऐसा पहले भी हो चुका है जब इजराइल की फौजें लिटानी रिवर तक 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले की बात है कि वो लिटानी रिवर तक पहुंच गए थे, क्रॉस करके जाहतान रिवर तक पहुंच गए थे। तो वो बाद में अंतरराष्ट्रीय बातचीत या अंतरराष्ट्रीय दबाव में आकर वो इजराइल वापस चले। तो दीक्षा, ऐसी छोटे छोटे काफी सारे कंसेशन हैं जो उभय पक्ष एक दूसरे को देगा। जी, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सवाल आपसे यही है कि इस पूरी डील के बाद जो वैश्विक तस्वीर है वो किस तरह से बदलती हुई नजर आ रही है और इसमें किस देश का फायदा ज्यादा नजर आ रहा है आपको? देखिए, इस लड़ाई में अमेरिका को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ है और ना ही कोई ज्यादा उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली हुई है। जो उसकी ख्याति थी यानी उसकी जो बड़ाई थी पूरी दुनिया में, वो घटी है। आप देखिए, चाहे नाटो देशों की निगाह में हो, चाहे यूरोपियन यूनियन की में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, आप देखेंगे जापान हो, जितने कंट्रीज हैं उनमें अंदर जो बातें चली तो इन्होंने कभी ट्रम्प का कहना नहीं माना। चाहे वो नावल फोर्सेस की बात हो जो हॉर्मोन्स स्टेट में खोलते हैं, इवन चाइना की बात करिए, चाइना के पास भी गए, 58 आवर्स रुके ये ट्रम्प साहब, वहाँ से भी कोई इनको रिलीफ नहीं मिला। दुनिया में इनकी जितनी बदनामी अभी ट्रम्प साहब के रिजीम में हुई है उतना कभी नहीं हुई। और जिसको इन्होंने समझा था कि हम वेनेजुला की तरह इसको जीत लेंगे,
वो इनके लिए सपना हो गया, ड्रीम हो गया कि उसमें आए तो थे लेकिन उसमें कोई कामयाबी इनको नहीं मिली। आप देखिए कि इन्हीं के लोगों ने इन्हीं की खिंचाई की है, पार्लियामेंट के अंदर भी, इनके सेनेट के मेंबर्स ने भी, और इनकी पार्लियामेंट में भी कितनी खिंचाई हुई है। साथ में इनकी जो नीतियां रही हैं, चाहे वो टैरिफ प्लान को देखिए, पूरी दुनिया में इन्होंने सबको सोचा हम हिला देंगे, ये अपने आप में हिल गए। अमेरिकन के अंदर इतनी रोष हो गया है, वहां पर इतना इनका विरोध है कि इनको जो आने वाले इलेक्शन है उसमें इनको शायद हार का सामना करना पड़े, ऐसा लगता है। लेकिन आप देखें कि ये बड़ी सेफ्टी से निकलना चाह रहे थे, बड़ी इज्जत के साथ में, और वो कोशिश करते रहे, आखिरकार उनको सफलता आज मिली है। और ये डॉक्टर अमीन, एक समय था जब आए दिन अमेरिका के बाद इनको वो नहीं मिला जो इनको चाहिए था। चाह रहे थे कब्जा करना, वो नहीं कर सके। वहां पर अनरेस्ट फैलाना चाह रहे थे कंट्री में, वो नहीं हुआ। ठीक है, धोखे से उनके जो हुमायूं साहब थे उनको मार दिया, उनके लोगों को मार दिया। उसके बाद वहाँ एकता बढ़ गई, और जो सिविल वार होने वाली थी उसकी जगह वहां पर एकता हो गई, क्योंकि वो रिलीजियस लीडर थे। और वहां पे कब्जा जो है ईरान के उन्हीं लोगों का हो गया, जिसमें IRGC वगैरह हैं, उनके शाह हैं, सब इन्हीं का सबका हो गया। और इनकी जो नीति थी वो फेल हो गई। अब आप देखिए, मरता तो क्या ना करता, तो इन्होंने इसीलिए इस बात को सोचा कि हम इनसे समझौता कर लेते हैं और कुछ झुकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं झुके हैं, अमेरिकन झुके हैं। झुकने के बाद उन्होंने आज किया इसको फाइनल, लेकिन वो भी अड़े रहे। ईरानी भी अपनी ताकत दिखाते रहे। तो जो अभी बता रहे थे हमारे एक्सपर्ट बैजनाथ साहब, वो सही बात कह रहे थे कि उन्होंने कोशिश यही की कि हम थोड़ा झुकें, कुछ उनको झुकाएं। लेकिन वो जानते हैं अच्छी तरीके से ईरानी कि ये लोग, पिछली बार भी जेनेवा में जब बात हुई थी उसके बाद इन पे अटैक हुआ था, तो बड़ा फूक के कदम रख रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का खोलना इसलिए भी बहुत जरूरी था कि पूरी ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, डॉक्टर अमीन, एक समय था जब अमेरिका आए दिन ईरान को धमकियां दे रहा था कि अगर आपने ये डील नहीं किया, आपने अपने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोके, तो हम आप पर हमले कर देंगे, ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। लेकिन अगर ये युद्ध ना होता तो शायद ईरान की ताकत का अंदाजा भी विश्व को ना हो पाता, क्योंकि एक पावर हायरार्की जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर DK गुप्ता, क्या ये कहना गलत होगा कि अब जो एक ताकत है वैश्विक स्तर पर, जो एक सुप्रीम पावर का जो हायरार्की है वो बदलती हुई नजर आ रही है? DK सर, माइक को अनम्यूट कर ले प्लीज। जी, मैं इस बात से अभी भी ताल्लुक नहीं रखता हूं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है। एक ईरान की घटना, वेनेजुएला घटना, ग्रीनलैंड घटना हुई है, जो पावर थे अपनी अपनी बातें कहे। लेकिन अभी आप देखिए, मैं इन चीजों को एकदम बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड देखिए कि जो घोर विरोधी है, जैसे एससीओ में डोमिनेट करता है चाइना और घोर विरोधी है अमेरिका का, लेकिन एससीओ ने अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं किया है। ब्रिक्स, जिसके वजह से 50% टैरिफ लगाया गया लुलू साहब पे, वो भी क्रिटिसाइज नहीं कर पाया, जबकि वो प्रेसिडेंट भी थे, भारत उस पर प्रेसिडेंट बना उसका। आप देखिए कि G7 में सारे देश जो कि अमेरिका के खिलाफ बोल रहे थे या बोलवाया जा रहा था, जैसा भी उनके अपनी ऑडियंस को सुनाना था, क्योंकि अभी क्या माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे देशों में डेमोग्राफी चेंज हुई, इसके हिसाब से भी उनको प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा, चाहे इंग्लैंड हो चाहे कहीं पर भी हो। तो भी वो G7 में क्रिटिसाइज नहीं कर पाए अमेरिका को किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। तो वर्ल्ड ऑर्डर इसलिए नहीं चेंज कर पा रहा कि जो अमेरिका की जो लाइन ऑफ थॉट थी, देखिए पहले क्या होता था कि एक दुनिया में सुप्रीमेसी इस बात से होती थी कि आप कितने अश्व घोड़ा छोड़े और अश्वमेध यज्ञ करा दें। अब वो बात खत्म हो गई। अब ये बात खत्म हो कि मुझे जो चाहिए वो मिला कि नहीं। अब यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखेंगे, ईरान को देखिए, ईरान के पास इतनी बड़ी ताकत है, इतनी मिसाइलें हैं, लेकिन मुझे सारे पैनलिस्ट यहाँ रिस्पेक्टेड बैठे हैं, अगर कोई एक भी बता दे इसमें कि एक ऐसी भी मिसाइल जिस देश का 40 साल से सत्ता खुमैनी परिवार संभाल रहा था, जिसको शिया धर्म का गुरु माना जाता था, उनके मारने के बाद, 40 कमांडर के मारने के बाद, उनके डिफेंस मिनिस्टर को मारने के बाद, उनके इंटेलिजेंस मिनिस्टर को मारने के बाद, उनके आईबी मिनिस्टर को, INDB इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को मारने के बाद, IRGC के चीफ को 2 बार मारने के बाद, और उनके जो भी और भी थे उनको मारने के बाद, एक भी मिसाइल ऐसी हो जो कि एक कर्नल को भी मार चुकी हो इजराइल में, तो मिसाइल किस बात की है? मैं एक जनरल प्रूडेंस का व्यक्ति होकर समझना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो ईरान से जाके किसी एक कम से कम मेजर जनरल रैंक के अफसर को मार चुकी हो? यही ताकत है ईरान और इजराइल में। ऐसे ही नहीं, भारत जैसा देश इजराइल से 43% इजराइल का इंपोर्ट करता है हथियार।
और ऐसा ही नहीं, इजराइल जो है दुनिया का सबसे ज्यादा R&D करता है डिफेंस सेक्टर जी। में। तो ये सब चीजों को अगर हम बहुत बारीकी से देखेंगे, इमोशनल ढंग से हट के हम लोग उसको, क्योंकि कहा जाता है जब चीजों को आपका स्टडी करना है तो स्वयं को हटा लीजिए वहां से कि मैं किसका पक्षधर हूं, तब पता चलेगा कि ईरान ने, चाहे मिडिल ईस्ट के अंदर चाहे अमेरिका के, एक सोल्जर ईरान के अंदर रुक गया था जब उनका क्रैश हुआ था, उसको बचाने के लिए 40 किलोमीटर की उन्होंने एक परिधि खींच दी थी, और उस 40 किलोमीटर के अंदर एक भी ईरानी को घुसने नहीं दिया था अमेरिकन ने, और उसको बचा के लेके गए थे। ये उनकी ताकत। लेकिन क्या हम वेनेजुएला से तुलना करते हैं क्या ईरान की? क्या अमेरिकन थिंक टैंक जो है, क्या वो वेनेजुएला जैसा एक्शन ईरान में सोच रहा था क्या? ये तो मेरा लॉजिक है, मेरा समझना है कि ईरान ने वेनेजुएला की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो उनकी सोच है, वो बहुत ज्यादा हद तक अमेरिका के पक्ष में। वहां पे देखिए, वहां के जो अपोनेंट हो अमेरिका के बहुत बड़े समर्थक हैं जो अपोजिट है, और तुरंत उनके डिप्टी को उनको PM बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया वहां पे। तो वहां के जो पॉलिटिकल सेटअप थे बहुत ज्यादा अमेरिका का दखल चाहती थी, ठीक है, ईरान की नहीं चाहती थी। तो ये सब चीजों को देखना पड़ेगा कि ठीक है ईरान सर, मैं को आप किस तक तरह लौटूंगी। से इसने कॉर्नर किया अमेरिका ने इन विपरीत परिस्थितियों में। जी ठीक है देवनाथ साहब, सवाल यही है कि क्या इस पूरे डील के पीछे कहीं से भी आपको मिडिल ईस्ट की शांति वाला मकसद नजर आ रहा है, या जैसा कि डॉक्टर अमीन साहब ने कहा कि आने वाले समय में अमेरिका में चुनाव है और कहीं ना कहीं एक बड़ा लक्ष्य है ट्रंप के लिए वहां का चुनाव, और क्या जो अमेरिका की गिरती अर्थव्यवस्था है और जो बढ़ते कच्चे तेल के जो दाम हैं, ये एक बड़ी चिंता थी और इसलिए ये हड़बड़ी दिखाई गई है? यहाँ तक कि जो ट्रंप ईरान को लगातार धमकियां दिया करते थे, वो इतनी जल्दबाजी में, यानी तय तारीख से पहले ही वो ये पूरा हस्ताक्षर कर लेते हैं MOU पर। देवनाथ साहब। हाँ, देखिए, MOU पे जल्दबाजी में साइन किए गए। एक तो कुछ मजबूरी डोनाल्ड ट्रंप की ये भी थी कि वो हर चीज को ड्रामेटाइज करना चाहते हैं, स्टेज में एक्टर होना चाहते हैं, सेंट्रल पात्र होना चाहते हैं। तो उन्हें अचानक लगा कि G7 के सारे बड़े बड़े प्रतिनिधि वहां पर हैं, पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वहां पहुंचा हुआ है, सबका ध्यान G7 में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है, तो फ्रांस के यहाँ पर फटाफट एक सक्सेस दिखा देता हूँ। तो स्टेज मिल गया उनको। कहते हैं ना कि वो फोकस हो गया, जितनी लाइट्स थी सब उन्हीं के ऊपर फोकस हो गई। ईरान भी चाहता था कि जल्दी से जल्दी कुछ समझौता हो जाए, क्योंकि ईरान के अंदर एक छोटा सा पक्ष है, सभी देश में होता है, जो कि फिलहाल समझौता अमेरिका के साथ नहीं करना चाहता था, अमेरिका के साथ दृढ़ता से डील करना चाहता था, अमेरिका के साथ युद्ध को कायम रखना चाहता था। तो इसके पहले कि यह पक्ष और ज्यादा मजबूत हो जाए, पेजेश्किन मॉडरेट हैं, उन्होंने भी कहा कि चलो 1-2 दिन पहले साइन कर लेते हैं। देखिए, ये सोचना कि डोनाल्ड ट्रंप मजबूर थे, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी को समझना पड़ेगा। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 60 दिन से ज्यादा कोई प्रेसिडेंट युद्ध नहीं कर सकता। 60 दिन के बाद अगर उसको युद्ध करना है तो कांग्रेस की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था कि हाउस में कांग्रेस का जो हाउस है या सेनेट है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, वहां पर उनको इसकी अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने डर के मारे ये प्रपोजल ही आगे नहीं बढ़ाया कि कांग्रेस उनको परमिशन दे इस युद्ध को आगे बढ़ाने की। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट की बात कर रहा हूँ जी। इलेक्शंस, जाहिर बात है, नवंबर में वहां मिड टर्म इलेक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा उनके जो रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स हैं वो सारे हिले हुए हैं, क्योंकि जमीनी सर्वेक्षण ये बता रहा है कि लोग जो हैं डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं। जो फेंस सिटर्स होते हैं, अनडिसाइडेड वोटर्स होते हैं हमेशा, जो लास्ट मोमेंट में डिसाइड करते हैं कि डेमोक्रेट्स को वोट देना है या रिपब्लिकन्स को वोट देना है। अनडिसाइडेड वोटर्स जो हैं वो भी आस्ते आस्ते माइग्रेट कर रहे हैं डेमोक्रेट्स की तरफ। और तो और वहाँ रिपब्लिकन सेनेटर्स जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ जाकर वोटिंग कर चुके हैं। तो अभी मिड टर्म इलेक्शन में अगर 5 या 7 सीटें डेमोक्रेट्स जीत ली तो आप यकीन, वहां पे मैं वैसे बता देता हूं कि कांग्रेस जो है उनका हाउस में कितनी, शायद 7 सीटों की बढ़त है मात्र, बहुत वेफर थिन बढ़त है रिपब्लिकन पार्टी को।
सेनेट में मात्र 5 सीट की बढ़त है। मतलब स्किन ऑफ टीथ बोलते हैं ना, कि दांत के ऊपर की इतनी चमड़ी है, इतनी बढ़त है। तो अगर ये लोग मिड टर्म इलेक्शन में 5 या 7 सीटें ज्यादा जीत गए तो ट्रंप अपने बाकी के 2.5 साल के कार्यकाल में एक रबर स्टैंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ये जो अभी जो मनमानी कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस में डेमोक्रेट्स हर जगह पे एक एक दो दो वोट आगे हैं। जेडी वांस क्या भविष्य में उनके रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट बनेंगे 2028 में? सवाल ही नहीं उठता है। पूरा माहौल बदल गया है। अमेरिका में 2028 में जब इलेक्शन होगा तो ट्रम्प सोच रहे थे कि जेडी वांस को लॉन्च करेंगे बतौर रिपब्लिकन पार्टी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। उनका कैरियर, जेडी वांस का प्रेसिडेंशियल सपना चालू होने के पहले ही फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया है। अगला प्रेसिडेंट, जितनी भी आंकलन है, सर्वेज हो रहे हैं, सब ये बता रहे हैं कि अगला प्रेसिडेंट ऐसी हालत में एक डेमोक्रेट प्रेसिडेंट होगा। तो रिपब्लिकन को नुकसान है। नुकसान एक और है, लास्ट सेंटेंस बोलता हूं। जैसे ही डेमोक्रेट्स पावर में आए, प्रेसिडेंट डेमोक्रेट, और उनको अगर हाउस कांग्रेस में जो हाउस है और सेनेट में अगर एक एक दो दो सीट की बढ़त मिल गई, यकीन मानिए वो डोनाल्ड ट्रंप का पिछले 4 साल का पूरा किस्सा खोद खोद कर निकालेंगे, अलग अलग कांग्रेसनल इन्वेस्टिगेशन बॉडी के थ्रू। जी बिल्कुल। अगर हम देखें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप ने मुलाकात की, जब दोनों ने अपने मीडिया के सामने अपनी अपनी बातचीत को रखा, उस बीच में, और या यूं कह लें कि जब ये पूरी डील साइन हुई, तब राष्ट्रपति ट्रंप का जो बॉडी लैंग्वेज था वो पूरा इस तरह से कि वो एक सुप्रीम पावरफुल जो कंट्री है उसके लीडर हैं, वो इस तरह से खुद को पेश करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अमीन, सवाल यही है कि इसमें जो भी मिडिल ईस्ट में जो भी अशांति देखने को मिली, तो वहां पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान या अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की। वहां पर दोनों देशों के बीच में शांति की कहीं ना कहीं उसने मीडिएशन करता हुआ वो जरूर नजर आया। इस 2 बंदरों की लड़ाई में पाकिस्तान को क्या मिलता नजर आ रहा है? अगर ये जो डील की गई है और ये कायम रहती है, तो इसमें पाकिस्तान को क्या फायदा मिलने जा रहा है? देखिए, जहां तक सवाल है ईरान का और अमेरिका का, इसकी डील में जो पाकिस्तान एंट्री हुई है, वो एंट्री कराने वाला अमेरिका नहीं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट को याद होगा आपको कि जनरल मुनीर को उन्होंने बुलाया था, बुला के उनका स्वागत किया, उनको डिनर दिया और बड़ी बड़ी वाहवाही उनकी की कि बहुत अच्छे वहाँ के पाकिस्तान के। वही आगे आगे थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आर्मी का पूरा रोल है। और वो जो चाहे कहते हैं, नवाज शरीफ का कोई ऐसा रोल नहीं है वहाँ शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या किसी शरीफ का रोल हो, वहाँ पे सिर्फ आर्मी का रोल है। और देखिए, बीच बीच में कई बार ये ईरान भी गए और कई बार ईरान के लोगों को लेके आए। जब जेडी वैंस आए हुए थे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी स्कॉट करके लेके आए थे उनको ईरान से, और उनको सिक्योरिटी सेफ्टी की बात की थी। और कई बार ये लोग गए भी आकर, आप समझिए कि यूए भी गए, सऊदी अरब भी गए और कई कंट्रीज में गए, अरब देशों में, और जाकर ये कोशिश की वहाँ पर कि देखिए, अगर आप लोग चाहेंगे तो ये समझौता हो सकता है, और इसमें नहीं तो सभी को लॉस है। क्योंकि जो भी वो अपने मिसाइल मार रहा है, वो अपनी अमेरिकन बेसिस को उड़ाने की बात कर रहा है, ना कि आपको उड़ाने की बात कर रहा है। अगर ज्यादा बात बिगड़ी तो इसमें आपका भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप पीछे हटिए और आप कोशिश मत करिए कि उसको अमेरिका को दबाव में लाइए। तो ये अमेरिका को दबाव में लाने की कोशिश थी। जहां तक अभी हमारे गुप्ता जी क्या कह रहे थे कि चूंकि फॉरेन एक्सपर्ट हैं तो उनको अच्छी जानकारी होगी, मुझे तो इतनी नहीं है, क्योंकि मैंने फॉरेन मिनिस्ट्री में काम किया है, वहाँ गया भी हूँ, ईरान भी गया हूँ और अमेरिका भी गया हूँ डेलीगेशंस में। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर जो इनके मोसाद के एजेंट थे वो ऑलरेडी पेंट्रेट कर चुके थे पहले से। वहाँ पर राज था 79 से, जब से शाह का हटा है। शाह के हटने के बाद वहाँ पर जो खुमैनी की सरकार आई थी, उन्होंने अपना काफी अच्छा प्रभुत्व जमा लिया था, लेकिन इस बीच जो मोसाद की एक्टिविटीज थी वो अंदर तक घुस चुके थे, इनके बेडरूम तक जा चुके थे लोग, और उन्होंने इनको धोखा दिया। धोखा देने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं अनरेस्ट करूंगा यहाँ पे ईरान में। वो अनरेस्ट कोशिश की, लेकिन हुआ ये उल्टा कि वो उनके रिलीजियस लीडर थे, वो मारे गए। इसकी वजह से वो सब एक जगह यूनाइट हो गए। वर्ल्ड लीडर थे वो, खुमैनी ऐसा नहीं था। उसकी वजह से वहाँ यूनिटी बढ़ गई और आज उन्होंने सारे इनके जो इंटरनेट कनेक्शन थे, जो भी एजेंसी थी, सबको आउट कर दिया। और जिनको पा लिया उन्होंने, चाहे वो उनके कंट्री के लोग रहे हो ईरान के,
चाहे वो अमेरिकन से रहे हों, चाहे वो मोसाद के रहे हों, चाहे इसराइल के रहे हों, जी। छोड़ा उन्होंने किसी को नहीं है। इस बात को हमारे देवनाथ जी बात करें, सही बात को एंडोर्स करेंगे कि वो छोड़ते नहीं है और वो उनको मार दिया उन्होंने, जी। पकड़ लिया तो मार दिया, उनका ये काम है। ये फ्रांस, ये वो देश है, लड़ाका देश जिसको कहेंगे, ये फारस का, कि जब अमेरिका और इजराइल मैप में भी नहीं थे उस वक्त से लड़ाई करते आ रहे हैं। हिस्ट्री, इतिहास गवाह है, वो कभी दबे नहीं, मारने मर जाने वाले लोग हैं। और आज यही वजह है कि आईडीएस जो इजराइल की फौज है उसने भी साफ मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे जमीनी लड़ाई, और अमेरिकन तो लड़े ही नहीं जमीन में उतर के, बस एयर स्ट्राइक करते रहे, और एयर स्ट्राइक की वजह से सोचते रहे कि हमको दबा लेंगे। उनका कुछ नहीं कर पाए, पहाड़ तोड़ के चले गए उनके लिए, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए गिट्टियां पहाड़ों की तोड़ के चले गए वो अपने अपने बमों से, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। यही वजह है कि वो जितना नुकसान है उसको मांग रहा है। हर से स्टेट में टैक्स लगाएगा वो। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में पास किया है कि हम जहाजों को निकलने देंगे लेकिन हम उस पर एक टैक्स लगाएंगे, वो तो टैक्स इसी वसूलेंगे। बीच में सवाल ये भी उठता है कि क्या ये नहीं पता है, लेकिन हाँ अब एक नॉर्मल सी होगी, नॉर्मल पोजीशन हो जाएगी, वो टैक्स भी लेंगे, अपना बिजनेस भी करेंगे, और इतने दबाव में अमेरिका को लिया हुआ है कि अपने पैसे भी वापस ले लेंगे और लड़ाई में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी मांगेंगे और दे रहेंगे। बिल्कुल, अमेरिकन देंगे। बिल्कुल डॉक्टर अमीन, सवाल ये भी है कि क्या इस तरह का जो डील है वो साइन करने के बाद क्या अमेरिका ने खुद ब खुद ईरान को एक अघोषित किंग साबित कर दिया है? इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से उन्होंने दबाव दे के साइन कराया है और अपनी शर्तों पे किया है, और उधर से ट्रम्प कह तो रहे थे, लेकिन ज्यादातर देखा जाए देवनाथ से ने भी इसको एंडोर्स किया है कि उनकी शर्तों को ही माना है, और ज्यादातर पॉइंट जो हैं उनके ईरान के फेवर में है देखा जाए। और दुनिया का जहां तक ये कह रहे हैं कि नहीं अमेरिकन की बात है, नहीं, आप देखिए सिनारियो चेंज हुआ है। अगर सिनारियो चेंज नहीं होता तो अमेरिका आज दबाव में नहीं आता। आप देखिए रशिया, चाइना और साथ में कोरिया, ये तीनों ही कंट्रीज बैकअप में थे ईरान के, और मजबूती के साथ खड़े हुए थे। और ये लोग अपने लिए नहीं थे, एक्चुअली ये लोग नहीं चाहते कि अमेरिकन यहाँ पर आके राज करें, इसीलिए देखिए उन्होंने इनको घुसने नहीं दिया अफगानिस्तान में, और रशियन चले गए वहां दोस्ती करने के लिए। हमारे इंडिया वालों ने दोस्ती की है, लेकिन रशियन भी वहां पहुंच गए, क्योंकि रशियन ने ही वहां पर एयरपोर्ट दिया था, बड़गाम एयरपोर्ट, जिसको वो चाह रहे थे अमेरिकन से, लेकिन नहीं दिया, और वो इनको मुंह की खानी पड़ी, और आफ्टर ऑल इनको पीछे हटना पड़ा। और आज दुनिया में शांति होगी, और जिसके लिए तो मोदी जी ने भी इस बात को कहा है, धन्यवाद भी दिया है। और हमारा देश तो एक अलग गांधीवादी और बुद्ध का देश है, वो हमेशा शांति चाहता है, और इसीलिए हमारे देश ने किसी के बीच में नहीं रखा, इसीलिए हमारा जो है हर तरीके से। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, सवाल यही है कि हमने फायदे की तो बात कर ली कि इस डील से किस देश को फायदा है, लेकिन सवाल दूसरे पक्ष का भी है कि इस डील से नुकसान किसका है? क्योंकि एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि उसने एक तरीके से मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है वो पूरी तरह से रुकवा दिया। ईरान कह रहा है कि उसने सैन्य और राजनीतिक जो लड़ाई है उसको जीत लिया है। लेकिन क्या इस पूरे डील के बीच में इजराइल, या यूं कह ले कि नेतन्याहू, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? जी, अगर इजराइल को अगर आप देखेंगे तो उसका इतिहास रहा है कि जब दो शेर लड़ते हैं उसमें एक बड़े शेर के साथ शामिल हो जाता है। 1956 में जब रेड सी में जब ग्रीस ने अपने यहाँ पर जो स्वेज नहर थी वहां पे फ्रांस और इंग्लैंड की कंपनियां उसको ऑपरेट करती थी, तो ग्रीस ने बोला कि मैं इसका राष्ट्रीयकरण करूंगा और इसका पैसा मैं रखूंगा। तो फ्रांस ने, इंग्लैंड ने अटैक कर दिया तो इजराइल कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो आके शामिल हो गया किसके साथ? बड़े शेर के साथ, फ्रांस और ईरान के साथ। ग्रीस को उन्होंने हराने के बाद उसने स्वेज नहर का जो है, फिर अमेरिका आया। देखिए उस समय अमेरिका ईरान साथ में लड़े, किसके खिलाफ? ग्रीस के खिलाफ, मिस्र के खिलाफ लड़े कि स्वेज नहर को कब्जा नहीं करोगे। आज वही ईरान स्वेज नहर को कब्जा करना चाहता है, मतलब आज हॉर्मुज कब्जा करना चाहता है। समय बदलता है, समय बलवान होता है। तो इजराइल ने क्या फायदा उठाया? उसी लड़ाई में जो आज वेस्ट बैंक है, जो गाजा का पूरा कब्जा उसने कर लिया। वो गाजा इसी युद्ध का जो उत्पाद था। अब इस युद्ध में उसने क्या किया? इस युद्ध में उसने जो कि 500 स्क्वायर किलोमीटर लेबनान में कब्जा किया था, उसको बढ़ा के 1500 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया है लेबनान में। देखिए कितना बड़ा विनर रहा है इजराइल। सीरिया में असद जब गए भाग के रसिया, उस समय 250 स्क्वायर किलोमीटर सीरिया में और बढ़ गया, जो कि ऑलरेडी 1500 स्क्वायर किलोमीटर था, तो वहां भी ग्रेटर इजराइल बना दिया। और 70% नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं तो ये जो रिकॉर्ड्स पे उसको हम झुठला नहीं सकते, हम तब अपना
पीठ थपथपा सकते हैं कि कौन जीता कौन हारा। जिस देश में ज्यादा रील चलती है, जहां ज्यादा बेरोजगारी होती है, वो जीत जाता है सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान ऐसे ही जीता था सिंदूर में, वहां रील जल्दी चलती है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, तो ज्यादातर लोग रील देखते हैं। तो रील में जितना बनाओगे, हर एक मिनट की रील बनती है, तो ज्यादातर। तो यहाँ पे इजराइल क्लियर विनर बन के निकला है। अमेरिका का जो बता रहे थे कि उसकी बुरी हालत हुई, मैं उसका मैं 1 मिनट बस दीक्षा जी आपसे लूंगा। जी जी बिल्कुल। अमेरिका ने क्यों ने 5-6 देशों का मैं उदाहरण दूंगा, जो कि मैं देवनाथ जी के सामने कई बार बता चुका हूं और चैनल बैठे हैं। इस चीन से जो महारत हासिल कर रखा मैन्युफैक्चरिंग हब में, इस 2 साल के अंदर $100 बिलियन का अपना व्यापार घाटा कम किया अमेरिका ने। ये चालाक अमेरिका है, जो कि गले मिलकर G2 बोल के काम कर लेता है। इंडिया से $4 बिलियन का, कनाडा से जिसको गोदी में बैठते थे उससे तलखी करके ट्रंप ने $30 बिलियन का अपना व्यापार घाटा कम किया है। जर्मनी से 70 बिलियन यूरो का घाटा था, उसको 4 कर दिया, मतलब 66 बिलियन डॉलर कम किया है। पूरे यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये 200 बिलियन यूरो का उसको लॉस चल रहा था, व्यापार घाटा था, उसको ला के 12 बिलियन यूरो कर दिया है अमेरिका ने। और मिडिल ईस्ट की बात करें तो $19 बिलियन कमाता था अमेरिका, उसको $32 बिलियन कर दिया है। तो मैं कल 5 का उदाहरण दिया। पूरे विश्व स्तर पर अगर देखें तो वेनेजुएला, साउथ अफ्रीका, कहां से उसने इस टैरिफ से कैसे कैसे किया, इस युद्ध से कहां से हथियार बेचे। क्रूड ऑयल में इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा तेल उत्पादन कर रहा 5.02 बिकॉज ऑफ दिस क्लोजर ऑफ हॉर्मुज। इसीलिए इस डील के बाद भी ऐसी परिस्थितियां, मुझे जहां तक मेरी थ्योरी करे लगेगी कि हॉर्मुज में कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिडिल ईस्ट में चलता रहेगा। अमेरिका का हथियार क्रूड बिकता रहे, क्योंकि उसके मागा में कहा गया कि मुझे हथियार में नंबर 1 बनना है, चाइना को फिर और रसिया को फिर से पीछे छोड़ना है। इसीलिए 36% से 43% पर आ गए हैं पूरे वर्ल्ड शेयर मार्केट के। क्रूड में फिर से बेचे जा रहे हैं। और जितना भी देखेंगे कि $1 बिलियन का जो है 1.68 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया अमेरिका ने। जब हम इन रिकॉर्ड्स को झूठा साबित कर देंगे, आई रिकॉर्ड पर जो आ रहा है, तो समझ लीजिए कि अमेरिका हार गया। अगर ये रिकॉर्ड सही है तो अमेरिका जीता है किसी भी परिस्थिति में। और ईरान की बात बता दूं, ईरान के चाहे कितना भी हो, इन नेताओं को, जब इतने सिक्योरिटी में रहने वाले नेताओं को मार दिया गया, तो ये जो मसूद और जो आपके विदेश मंत्री हैं और 2-4 और लीडर आईजीपी के, इनको बचा के रखा गया, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि बचाओगे नहीं तो बात किससे करोगे। इनको बचा के रखा क्योंकि ये डील करवाएंगे अमेरिका के साथ। ठीक है। और जो रिस्ट्रक्चरिंग में $300 बिलियन मिल रहा है, उस रिस्ट्रक्चरिंग में सारा पसीना बहा देंगे ईरान का। जी देवनाथ साहब, क्योंकि क्या इस पूरी डील को, इसको एक स्थायी या एक परमानेंट पीस डील कहा जाए, या इसको एक टाइम बाइंग आप एक डील के तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान की जो स्थिति इस वक्त है कि वो एक आर्थिक कंगाली कह लें या आर्थिक तौर से पिछड़ापन कह लें, वो इस स्थिति को झेल रहा है, और तमाम जो इसके फंड्स को जब्त किया गया है, क्या ये एक उसे भी छुड़ाने का एक टाइम बाइंग डील के तौर पर इसे हम कह सकते हैं? जायज होगा ये कहना? दीक्षा जी, आपका जो इशारा है एकदम सही है। अब ईरान जो है इस सीज़फायर का इस्तेमाल करते हुए अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन बनाने की कोशिश करेगा। सवाल ये है कि अब ईरान को पता लग गया है कि 60 दिन के इस सीज़फायर के बाद क्या 61वें दिन अमेरिका और इजराइल बमबारी चालू करेंगे? ईरान को पता है नहीं। तो अब ईरान भय मुक्त हो गया है। अभयदान अनलिखित लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ईरान को मालूम है कि 60 दिन के बाद भी ऐसा नहीं है कि 61वें दिन इजराइल और अमेरिका बमबारी शुरू कर देंगे। अब ईरान करेगा क्या? देखिए, ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। सैंक्शंस 4,500 सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो अगर आप देखें 14 पॉइंट्स में एक छोटा सा मुद्दा क्या है, सैंक्शंस को हटाया जाए जी। लेकिन हम जानते हैं कि वो एक जो पॉइंट है 14 पॉइंट से कि सैंक्शन को हटाया जाए, 4,500 सैंक्शन है। तो एक एक सैंक्शन को लेकर एक एक हफ्ते, एक एक महीने की बातचीत होगी। छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि ईरान के बच्चों को अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाके अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। ये छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन आप देखिए इसी एक मुद्दे को सॉल्व करने में और भविष्य में क्या ईरान के बच्चे किस नियम के तहत क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अमेरिका में जाके अध्ययन करेंगे, हायर स्टडीज, उसको करने में ही आपको 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने की बातचीत करनी पड़ेगी। तो बातचीत का दौर अगले 5 साल 10 साल तक चलेगा।
तो बमबारी चालू नहीं होगी। अगले 5 साल 10 साल तक बातचीत होती रहेगी। लास्ट कहता हूं, अभी तो हम कह रहे हैं 24 बिलियन वापस करेगा, ठीक है, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वापस नहीं करेगा, लेकिन जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ ईरान के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बयान दिया है कि देवनाथ साहब, असल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि वक्त की कमी है, बात को थोड़ा सा संक्षेप में रखें प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। हाँ, तो बातचीत बहुत लंबी चलेगी, बातचीत अगले 4 साल 8 साल 10 साल तक चलेगी, लेकिन बमबारी नहीं होगी ईरान पर। जी चलिए, आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, डॉक्टर अमीन, डॉक्टर डी.के. गुप्ता साहब और डॉक्टर देवनाथ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।